हमारे देश नहीं पूरे विश्व में एक इस तरह की त्राही त्राही मची हुई थी। सारे लोग लॉक हो चुके थे उस लॉकडाउन में कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये ना करूं। नमस्कार। एनडब्ल्यूएस न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज परिचर्चा कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं बोकारो के समाजसेवी मशकूर आलम सिद्दीकी। आइए जानते हैं उनसे उनका क्या मकसद है समाज सेवा के क्षेत्र में। उन्होंने कोरोना के संक्रमण काल में लोगों की बहुत सेवा की है। आज उन्हीं से जानते हैं सीधी बात में कि उनका क्या आगे मकसद है राजनीति के साथ साथ जन सेवा में। मकसूर आलम जी, आपका एनडब्ल्यूएस न्यूज़ इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप कोरोना जैसे संक्रमण काल में जन सेवा के लिए एकदम उमड़ पड़े थे। क्या भावना थी आपकी? ऐसा करने के पीछे क्या मोटो था आपका? मशकूर आलम सिद्दीकी की तरफ से सभी को नमस्कार, आदाब एंड जोहार। देखिए, हमारे देश नहीं पूरे विश्व में एक इस तरह की त्राही त्राही मची हुई थी। सारे लोग लॉक, इवन जो डेली के जो आप काम करते हैं उनके यहाँ खाने पीने की अच्छे अच्छे व्यक्ति के यहाँ प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज ऑफ वो पैनिक जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था। तो मुझे उस ईश्वर ने एक जरिया बनाकर अपने बंदों के बीच में भेजा और मैं उस ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे जैसे नाचीज को समाज सेवा करने का मौका दिया कि मैं उनके बंदों के बीच में जाऊँ और जहाँ तक हो सके मैं काम आ सकूँ। और ऐसे समय में, ऐसे वक्त में सभी के साथ खड़ा होने का मैंने प्रयास किया। मेरी एक ही भावना थी, उसमें मेरी किसी तरह की पॉलिटिकल हमारी सोच नहीं थी, फ़ायदा लेने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ़ और सिर्फ उस ईश्वर की रज़ामंदी के लिए, उनको खुश करने के लिए मैंने उस लॉकडाउन में अपने भाइयों के लिए साथ खड़ा होने का प्रयास किया और जन सेवा किया। सिर्फ़ और सिर्फ जन सेवा की भावना थी हमारी। कोरोना का काल बहुत खौफ कर रहा था सिद्दीकी साहब। कोई ऐसा वाकया आपको याद है जो जन सेवा करने के दौरान आपको मिला हो और आज भी जहन में वो बार बार वो बात आपका आता है कि ऐसा भी वक्त था कि कभी हम किसी के ऐसे में काम आए? दोनों लॉकडाउन में मेरे साथ मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस फेस किया। जब पहली बार आपको जो है लॉकडाउन हुई, त्राही त्राही मची हुई थी पूरे विश्व में, हमारे देश में, हमारे झारखंड बोकारो में भी। तो मैं न्यूज़ में देख रहा था कि लोग के पास खाने को राशन पानी नहीं है। तो मैं खुद से सोचकर अपने परिवार, अपने दोस्तों से बात कर मैं राशन ला करके बांटना शुरू किया। तो उसी दौरान मेरे पास जो है, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था और सभी लोगों को शेयर किया था कि प्लीज़ आप जिनके पास भी किसी तरह की परेशानी हो रही हो तो बिना आपकी जो है नाम और नंबर, आपकी आइडेंटिटी वो शेयर नहीं की जाएगी, आप मुझे इन्फॉर्म करें। तब मैंने उस वक्त देखा कि छत वाले घर में भी, और उनके घर में छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को पिलाने के लिए दूध के पैसे तक नहीं थे, दूध नहीं थे। मकान तो माँ बाप ने बना दिया और हम अगर कामयाब नहीं हो सके तो हम ठेकेदारी में काम कर रहे हैं या रोज़मर्रा काम कर रहे हैं, बिजनेस छोटी मोटी कर रहे हैं। और लॉकडाउन में जो है पैसे की कमी हो जाने की वजह से शर्म से ऐसे लोग किसी के पास हाथ भी नहीं फैला पाते हैं। जो आपको क्या होता है, मीडियम फैमिली और आपको जो है उससे भी जो बिलो होते हैं, छत घर में रहते हुए और इज़्ज़तदार होते मांग नहीं पाते हैं क्योंकि हमें इज़्ज़त की भी फ़िक्र होती है। तब मैंने अपने लड़कों से बोला कि ऐसे लोगों का सर्वे करो और उनको रात में चुप से राशन पहुंचाओ और जिनके घर में बच्चे हैं उनको कम से कम 1500 रुपये भी करके दे दिया करो ताकि उनको अपने बच्चों को दूध पिलाया जा सके। ये मैंने उस वक्त देखा। दूसरी बात जब लॉकडाउन हुई थी आपकी, तो ऑक्सीजन की मारामारी हो रखी थी। संजोग से मेरी वाइफ भी जो है उसको एलर्जी होती है, और एलर्जी की उसकी वो शिकार है, उसकी भी सांस उखड़ गई थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं पागलों की तरह घूम रहा था। और वो हमारे जो मरहूम डॉक्टर नसीम, मेरे मित्र, अल्लाह जन्नत दे, उनसे मैंने चेक करवाया तो उन्होंने बोला था कि मशकूर भाई दुआ करें मालिक से ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, अगर ज़रूरत पड़ गई तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। मैं दूसरे ही दिन जो है ईस्टर्न ऑक्सीजन जो उकरीद मोड़ के पास है अपनी गाड़ी अपने लड़कों के साथ गया
और मैंने उस वक्त ये प्रण लिया कि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को बांटा जाए। और सिवंडी के मदरसा का हॉस्टल में हमने बेड वगैरह लगाया, प्लस ऑक्सीजन डॉक्टर नसीम साहब को भी दिया। उनको भी मैंने बोला भैया 24/7 आप जो है ऑक्सीजन दें, और उन्होंने भी काफ़ी लोगों का सेवा किया। तो खैर ये दो चीज़ जो घटना हमारी लाइफ में लॉकडाउन के दौरान घटी थी, पहला राशन और दूध वगैरह, दूसरी ऑक्सीजन। जब मेरी खुद की बीवी, जो मेरी पत्नी पीड़ित हो गई, हमने बोला कितने हमारे जो मजबूर भाई होंगे जिन्हें हमारी ज़रूरत है। और मैं उस ईश्वर की शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्हें सारे जहां बनाया, कि मुझ जैसे नाचीज़ को मौका दिया समाज सेवा करने का। और ये खुशी, ये प्रसन्नता, मैं आज भी कभी पत्नी के साथ बैठता हूं तो खुद को सोचता हूं कि पैदा होने का मकसद मेरा शायद पूरा हो गया, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज का काम आने की प्रयास किया, मैंने कोशिश की। मकसूद साहब, एक बात और है, आप कारपोरेट की दुनिया को छोड़ करके समाज सेवा में आए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मैं यहाँ आने के पहले हैदराबाद में विप्रो में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर था। कुछ ऐसी घटना घटी, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, इंतकाल कर गए, तो मैं यहाँ पर आया इसलिए कि मेरी बचपन से एक सोशलिस्ट, सोशल वर्कर बनने की मेरी ख्वाहिशें थी, मेरी तमन्ना थी, मेरी इच्छा थी। और मैं पढ़ता था, रॉबिन हुड से मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो मुझे मौका मिलने के बाद मैंने खुद की कंपनी शुरू की। और कंपनी शुरू की थी आप लोगों की सभी भाई बहनों, माता पिताओं की दुआओं से मैं उस मुकाम तक पहुंचा कि मैं अब समाज के काम आ सकता हूं, मैं कुछ सेवा कर सकता हूं। नॉट 100% बट एटलीस्ट 10 to 20% जहां तक हो सके। तो जहां मैं कमाऊं कुछ पैसे, उससे ज़्यादा हो सके ज़रूरतमंद लोगों को, नॉट इवन लॉकडाउन, शादी, इलाज, या जहाँ तक हो सकता है इस नाचीज़ से जितनी हमारी ताकत होती है मैं प्रयास करता हूँ। तो मुझे आज ये खुशी होती है कि जो बचपन की जो मेरी ख्वाहिशें थीं, रॉबिन हुड की मैंने एक सीरियल देखा था बचपन में, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो मुझे लगा, अब लगने लगा कि अब मैं शायद अपने सपनों के करीब पहुँचता जा रहा हूँ। और जो मैंने इसके पहले भी आपको बोला कि उस मालिक ने जो हमें बनाया है, तो मैं ये याद कर कर के बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होता हूँ, बहुत खुश होता हूँ कि यस, शायद मुझे मालिक ने पैदा किया अपने बंदों का के लिए काम करवाने के लिए, और मैं शायद उस लायक हूँ। आज मैं, बहुत खुशी की बात है कि अपने उन सपनों के करीब पहुँचने की प्रयास करता हूँ, पहुँचता हूँ। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड को मैंने इसलिए छोड़ा कि मैं, हमारे मुताबिक जो है, हमने जो पढ़ाई किया है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, ज़िंदगी एक बार मिली है, दूसरी बार जो है ना आखिरत में हिसाब किताब होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने समाज में कुछ कर जाऊँ कि मरने के बाद भी इसी को ही अमर बोला जाता है कि लोग एटलीस्ट 100 साल तक याद रखें। कोई एक हमारा भाई था मशकूर आलम सिद्दीकी, जो वक्त तो हमारे साथ खड़ा हुआ करता था। मसगूर साहब, एक बात और आपसे पूछनी है। आपने वर्ष 2019 में पिछले विधानसभा चुनाव में अपने किस्मत को आपने आजमाया है। आगे आपका क्या प्लान है राजनीति में? उस वक्त तो आगाज़ हुई थी, अंजाम अभी बाकी है। बेशक मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की विचारधाराओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, कि क्योंकि वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो गरीब, दलित, मजदूर, दबे कुचले लोगों की बात करते हैं, उनकी एक आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, संविधान की बात करते हैं। जो मेरी सोच भी यही रही है कि मैं छोटा बड़ा, जात पात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये ना करूं, मैं सिर्फ करूं तो बातें मानव जाति की बात करूं। फ़र्क कितना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उर्दू ज़बान से बातें करते हैं तो कई लोग हो सकता है उसका माने गलत निकालते हैं, लेकिन अगर हम ट्रांसलेट करें हिंदी या इंग्लिश में तो वही बातें बोलते हैं जो सच्चाई के करीब है। तो उनसे प्रभावित होकर मुझे मौका मिला बोकारो विधानसभा से चुनाव लड़ने का। और बहुत लोगों का पहली कोशिश में ही बहुत लोगों का प्यार मिला। तो वो हमारी आगाज़ थी, शुरुआत थी। एक अच्छे विचारधारा लेकर के मैं चलने का प्रयास किया था। प्लस उसमें जो है, जैसे आप बात करेंगे, मेरी जो फैमिली माइग्रेटेड है फ्रॉम बिहार टू झारखंड, तो जो लोकल इश्यूज़ है, डिस्प्लेस की इश्यूज़ है, दोज पर्सन जो आपको डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, अपने जो है ना मूल जो बेसिक जो स्थान है, जो जगह है, उनकी आवाज़ भी मैंने उठाई थी। और मैंने पूरी फाइल असदुद्दीन ओवैसी साहब को दिया था कि आप हमारे यहाँ के जो है विस्थापितों की आवाज़ बने,
सांसद में, तो हमारी चाहत रही कि ऐसे जो लोग हैं, दबे कुचले, गरीब, जितने माइनॉरिटीज़, जितने भी दलित, जितने भी हों, चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी जात से ताल्लुक़ रखते हैं, पर्सन दोज़ आर रियली वेरी नीडी, मैं उनकी आवाज़ बनूँ और जहाँ तक हो सके मैं ताज़ ज़िंदगी उनकी सेवा में अपने आप को लगा दूँ। उनकी आवाज़ उनकी बनते हुए, उनको उनके अधिकार दिलाते हुए, उनके जो मूलभूत अधिकार हैं, उन्हें मिले। इन्हीं सोचों के साथ मैं खड़ा हुआ था और उम्मीद करता हूँ फिर दोबारा मैं प्रयास करूँगा और उम्मीद करूँगा आज नहीं तो कल हमारे क्षेत्र के जनता को विश्वास होगा कि मशकूर आलम सिद्दीकी मेरा एक भाई है, जो इस क्षेत्र के हम भाइयों के जनता की आवाज़ बन सके। हमारे साथ मौजूद थे मकसूर आलम सिद्दीकी। परिचर्चा कार्यक्रम में फिर लेकर के आएंगे किसी एक शख्स को, आपसे परिचित कराएंगे और जानेंगे उनके क्या विचार हैं। चलिए इस अंक के लिए अभी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।